नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने शासन को और अधिक कुशल, समावेशी और तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन से वित्तीय लेन देन में क्रांति ला दी है। प्राचीन परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीक तक भारत में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। भारत दर्जनों भाषाओं वाला एक अविश्वसनीय रूप से विविधता का देश है। यह दुनिया के हर धर्म और असंख्य सांस्कृतिक प्रथाओं का घर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। उनकी तरफ से शनिवार को पेंगोंग झील जाया गया, जहां पर उन्होंने बाइक भी चलाई है। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन तस्वीरों में राहुल गांधी बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स वियर पहन रखा है। उन तस्वीरों पर राहुल ने अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया है। भारत की डिजिटल क्षेत्र बढ़ती उपलब्धि को गिनाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, कोविड के दौरान दुनिया भर के लोग अपने साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र लेकर आते थे, लेकिन भारतीय नागरिक कोविन ऐप डाउनलोड करते थे और प्रमाण पत्र दिखाते थे। संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं। भारत डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के लोग वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट लेके, फिजिकल सर्टिफिकेट लेके ट्रैवल करते थे और इंडियन सिटीजन कोविन प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट उसमें से अपना सर्टिफिकेट दिखाते थे। इंडिया की स्ट्रेंथ है। वैसा ही ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेलीकंसल्टेशन हो रहा है, डेली 3 लाख से अधिक टेलीकंसल्टेशन होना, गांव में रहने वाले दूर सुदूर के लोग को स्पेशलिटी डॉक्टर की सलाह मिलना, राय मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। उसका खर्च भी बच जाता है, ट्रैवलिंग भी बच जाता है और उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन जरूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूजफुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहती है, सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहती है। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री की पसंद है कि दरभंगा में एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए। राज्य सरकार ने निर्माण के लिए जमीन तो मंजूर कर ली, लेकिन वे एम्स बनाना नहीं चाहते। राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी कॉलेज बनाने का फैसला लिया है। की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है, राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए। राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करे। अब ये जो
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है उसको काम करना नहीं है। वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जारी आसमानी आफत को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिए और छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपए दिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोग हमें दान दे रहे हैं और इस प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारा समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहां एक टीम भेजी है। हमने अब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बीबीएमबी द्वारा छोड़े गए पानी के कारण कांगड़ा बेल्ट के फतेहपुर और इंदौर क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। हमें 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और मरम्मत में 1 साल से अधिक का समय लगेगा। राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपए दिया है और सबसे बड़ी बात है ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे हिमाचल के लोग हैं और देश भर के लोग हैं वो खुलकर हमें चंदा दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। कांगड़ा वाली बेल्ट है, वहाँ बीबीएमबी ने जो पानी छोड़ा उससे हमारे 2 क्षेत्र है फतेहपुर इंदौरा, वहाँ नुकसान हुआ क्योंकि पानी जब छोड़ा 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाता था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया, जिससे हिमाचल के जो पंजाब के सटे हुए इलाके जो है उसमें पानी आया और पंजाब में भी वही पानी अब थोड़ा तबाही मचा रहा है। केंद्र से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी भरपाई के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए एक साल का समय लगा। हमने केंद्र से देखिए, हमने अपने राज्य में जो हमारे नियम बोलते थे, कानून बोलता था, उसके हिसाब से हमने नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया हिमाचल को डिक्लेयर कर दिया और अब हमें जो घर उजड़े हैं, जो घर टूटे हैं, जिनका आशियाना उजड़ जाता है, उनको बसाने का दायित्व हमारी सरकार का है। और जहां तक पानी, बिजली, रोड की बात है, लैंडस्लाइड गिरते और वो हमने सारी हिमाचल प्रदेश में ठीक। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। साथ ही अभिनेता रजनीकांत अपनी हालिया रिलीज फिल्म जेलर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाने को इच्छुक हैं। 3 दिन की यूपी यात्रा पर शुक्रवार शाम लखनऊ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत ने मीडिया से कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ ही अपनी फिल्म जेलर देखेंगे। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए और अपने कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सांगोली रायना रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उद्यान एक्सप्रेस में आग लग गई। यह घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे बाद हुई, जिसकी जानकारी दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दी। वहीं यह भी बताया गया कि फिलहाल कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। मौके पर पहुंची दमकल और विशेषज्ञों ने स्थिति पर जायजा लिया है। रायबरेली में डीएम ऑफिस न्याय की गुहार करने पहुंचा किसान। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। सरकार के द्वारा दबंगों व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास व जतन किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अपराधियों पर अंकुश लगाने में लगातार फेल होता हुआ महकमा नजर आ रहा है। आपको बता दें, लगातार अपने एसी चैम्बर से निकलने का अधिकारी नाम नहीं ले रहे हैं और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते छोटे छोटे मामले बड़े रूप धारण कर रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र का आया है, जहां के रहने वाले एक किसान ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में बैनर लगाकर धरने पर बैठ गया है।
आपको बता दें पूरा परिवार धरने पर बैठा हुआ है और उसके बैनर में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो न्याय न मिलने की दशा में राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला किसान धरने पर बैठ गया और उसका साफ तौर पे कहना है कि उसकी भूमिधरी जमीन है जिस पर गांव के ही एक वर्ग के दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और जमीन की नाप जोख होने के बावजूद भी उस जमीन पर उसका कब्जा व दखल नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर वो तहसील से लेकर जिला अधिकारी ऑफिस तक कई बार परिक्रमा कर चुका है और अपने मामले को लेकर वो उच्च अधिकारियों को भी शिकायत कर चुका है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से पीड़ित किसान लगातार परेशान होकर आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद भी अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है और वो आज भी अपने एसी चैम्बर से निकलकर लोगों तक पहुंचने का काम न करके अपने ही ऑफिस में बैठकर गुणागणित करते रहते हैं और फर्जी रिपोर्ट भी लगाया करते हैं। तो इस तरह के मामले आने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पीड़ित कल्लू किसान किस तरह से आज पूरे परिवार समेत धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है और उसी के चलते अब चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार ऐसे अधिकारियों के प्रमोशन पर जो है वो किसी भी तरीके से विचार नहीं करेगी जो लोग अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं देते हैं। इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा चुका है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी दे, जीरो टॉलरेंस का पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर पालन किया जाए और जहां पर भी इसकी लापरवाही दिखाई दे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अब प्रदेश के कार्मिक विभाग को आदेश जारी किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं उनके प्रमोशन पर विचार ना किया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गाजीपुर में हत्या का हुआ पर्दाफाश, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गाजीपुर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, हत्या का हुआ पर्दाफाश। जब 16 अगस्त को थाना मर्दा के सिरसे पुलिया के पास दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी जाती है। जब सूचना मिलती है थाना मर्दा को, स्वाट टीम को और सर्विलांस टीम को, तो खोजबीन में लग जाती है और आज एसपी ने बताया 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि मनबर स्वभाव के थे और हत्या करने के बाद पिस्टल लहराते हुए वह वहां से जा रहे थे। 2 युवकों की तलाश में पुलिस लगी हुई है और उनके मौके से आला कत्ल, जिंदा कारतूस, देसी तमंचा और पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिया। ओमवीर सिंह ने यह भी बताया कि यह मनबर स्वभाव के थे और यह इस हत्या में मुलव्विस थे। बड़ा खुलासा किया है गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने और उन्होंने मीडिया के सामने यह भी बताया 2 युवकों की खोजबीन में पुलिस लगी है और जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। ताजनगरी आगरा में थाने का कायाकल्प जारी है। इस कड़ी में क्या है नई उपलब्धि, हमारे सहयोगी मनीष गर्ग की ये रिपोर्ट देखिए। आगरा ताजनगरी स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले आगरा शहर की पुलिसिंग व्यवस्था को भी हाईटेक और स्मार्ट बनाने के लिए थानाओं का कायाकल्प किया जा रहा है। तमाम थानों का कायाकल्प कर दिया गया है और उसी श्रृंखला में आज एमजी रोड यानी कि लाइफलाइन कही जाने वाली आगरा की रोड पर स्थित थाना का हरि पर्वत की थाने का कायाकल्प किया गया है। वहीं मैं बात करूं तो कायाकल्प में एडीजी आगरा राजीव कृष्ण के साथ साथ आगरा पुलिस कमिश्नर के तमाम अधिकारी मौजूद थे। वहीं बात की जाए चाहे
मैं फरियादियों के लिए हाईटेक व्यवस्था की बात करूं या फिर पुलिसिंग व्यवस्था को हाईटेक करने की बात कही जाए, तमाम व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कायाकल्प किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है। उसी तौर में, उसी श्रृंखला में आज थाना हरि पर्वत का कायाकल्प किया है। तमाम जिले के आला अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी मौजूद थे। वही बात की जाए पुलिसिंग व्यवस्था की तो बेहतर और हाईटेक बनाने के लिए, दुरुस्त बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम तकनीकी सुधार किए गए हैं। वहीं मैं बात करूं तो हेल्प डेस्क के साथ साथ महिला सुरक्षा की बात, महिला हेल्पलाइन की बात, हेल्प डेस्क की बात कही जाए या फिर 112 आगरा में कहीं ना कहीं पीआरबी की बात कही जाए, तमाम जो हेल्पलाइन नंबर है उनमें भी कहीं ना कहीं आगरा में सुधार देखने को मिल रहा है। तमाम जो कायाकल्प के नाम पर तमाम पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो सुधार देखने को मिल रहा है और सुधार हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी, या कायाकल्प होता रहेगा या फिर कहीं ना कहीं पुलिसिंग, जो कि पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं, ऐसे ही सवालिया निशान बने रहेंगे या फिर पुलिस हाईटेक व्यवस्था की कहीं ना कहीं हाईटेक व्यवस्था का कहीं ना कहीं प्रयोग करके पुलिस हाईटेक होती हुई नजर आएगी। मैं मनीष दे, इंडिया वॉइस के लिए आगरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्री राम लला के दर्शन पूजन किए और राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। तो सुना आपने, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बाद में रामलला की आरती उतारते हैं। इस दौरान वहां शंख ध्वनि बजती है। मंदिर के पुजारियों ने भगवा अंग वस्त्र पहनाते हैं। रामलला की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य देखा। राम मंदिर के निर्माण काल में लगे अधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण की कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू कराया। सीएम योगी ने भी बड़े ध्यान से पूरे काम को देखा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, जनवरी महीने में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके बाद राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तैयारियां चल रही हैं, काम पूरा चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सख्त एक्शन में है। दरअसल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा सेवा संबंधी कार्य मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा।
सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है और इसी के चलते अब चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर मिश्रा की तरफ से कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार ऐसे अधिकारियों के प्रमोशन पर जो है वो किसी भी तरीके से विचार नहीं करेगी जो लोग अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं देते हैं। वैसे आपको बता दें, राज्य सरकार पहले भी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लेती रही है, लेकिन ये पहला मौका है जब मानव संपदा पोर्टल पर इसे देना जरूरी किया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था के शुरू होने से किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। मालूम हो कि आईएएस और पीसीएस अफसरों को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, मगर पिछले कई सालों से कर्मचारियों का ब्यौरा हर साल लिया जाने लगा है। आईएएस और पीसीएस तो संपत्तियों का ब्यौरा दे देते हैं, लेकिन कर्मी नहीं देते हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती है, इसलिए कर्मियों की संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया है। जो भी ब्यौरा नहीं देगा उसके बारे में पता लगाया जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्या वाकई में योगी सरकार का ये कदम भ्रष्टाचार पर वार साबित होगा? अगर ये नजीर बना, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी के लिए ये सुकून भरी खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार वो दीमक है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा चुका है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी दे। जीरो टॉलरेंस का पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर पालन किया जाए और जहां पर भी इसकी लापरवाही दिखाई दे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने अब प्रदेश के कार्मिक विभाग को आदेश जारी किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं उनके प्रमोशन पर विचार न किया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।